प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। हम साथ साथ हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ लिया था, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि अब हम सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, आगे के जितने भी इक्वेशन के डेरिवेशन को पढ़ें। तो आज के लेक्चर में सेकेंड और थर्ड दो इक्वेशन का डेरिवेशन किया जाएगा। और डेरिवेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस भी इक्वेशन का डेरिवेशन करना हो, हम उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से चलेंगे। यानी पहले हमको फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखना है और फिर उसी में मॉडिफिकेशन करते हुए आगे बढ़ते हुए इक्वेशन को पा जाना है। तो शुरू करते हैं। पहले मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन। मैक्सवेल के सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन। तो सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है कि मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट में सिंगल पोल पाया ही नहीं जाएगा, केवल नॉर्थ पोल नहीं पाया जाएगा, केवल साउथ पोल नहीं पाया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल प्लस चार्ज पाया जाता था, केवल नेगेटिव चार्ज पाया जाता था, केवल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता था, लेकिन वो सारी सुविधाएं मैग्नेटोस्टैटिक्स में नहीं हैं। केवल नॉर्थ पोल नहीं पाया जाएगा, केवल साउथ पोल नहीं पाया जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने ये देखा था कि जब भी कोई सरफेस डाइपोल को इनक्लोज करता है तो उससे कोई भी फ्लक्स नहीं निकलता है, नेट फ्लक्स जीरो होता है। सॉल्व भी किया था कि अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनक्लोज करता था तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता था। अब मैग्नेट में तो सिंगल पोल पाया ही नहीं जाएगा। जब भी पाया जाएगा तो दोनों पोल मतलब डाइपोल पाया जाएगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और इस मैग्नेटिक डाइपोल को जब भी कोई सरफेस इनक्लोज करेगा तो उससे निकलने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। और हमने आपको जब बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो ये भी बताया है कि अगर कहीं लिखा मिला है क्या सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो आप पहचान जाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कहीं लिखा मिला है क्या सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, तो ये पहचान जाएंगे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो अगर सरफेस डाइपोल को इनक्लोज कर रहा नॉर्थ और साउथ पोल साथ साथ, तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स जीरो है। यानी हम क्या लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो सिंस इन मैग्नेटिज्म मोनोपोल does not exist, therefore that is magnetic dipole exists. Magnetic dipole exists, therefore total मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि इससे दिखाएंगे, कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। दैट इज क्या, दैट इज कि जो सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फ्लक्स सही तो है,
सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस से ये 0 हो जाएगा। बस ये 2-4 लाइन का डेरिवेशन है, बट इतना समझने वाली बात है कि अगर मैग्नेटिज्म में मोनोपोल नहीं पाया जाएगा तो किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। ठीक, और तब सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस 0। और अब याद करें कि मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है क्या, वो है डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0। तो हमको डाइवर्जेंस लाना है, यहाँ बी सरफेस इंटीग्रल में है, तो डाइवर्जेंस कहाँ मिलता है, जब बी वॉल्यूम इंटीग्रल में होगा। और सरफेस को हम लोग वॉल्यूम में चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और तब ये वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा और डाइवर्जेंस भी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कि अगर कोई सरफेस इंटीग्रल है तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। यानी ये जो आपका सरफेस इंटीग्रल है, क्या सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ये किस में चेंज होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये वॉल्यूम में चला आया, और बी का क्या लोगे, डाइवर्जेंस बी डी बी। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों के LHS में क्या है, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, यानी दोनों का LHS सेम है। तो RHS का फर्ज बनता है कि RHS भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कंपेयरिंग 1 and 2, क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस बी डी वी इक्वल टू 0। और अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है तो ये बात आपसे छुपी नहीं है कि वो फंक्शन ही 0 होगा। डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन 0 है तो फंक्शन ही 0 है। और तब ये क्या इम्प्लाई करेगा, क्योंकि डाइवर्जेंस बी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन 0 है तो डाइवर्जेंस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0। तो यही तो है मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। बधाई हो, ठीक है, यही है सेकंड इक्वेशन। दिस इज मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। ये है मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये डेरिवेशन आपका है, इसको आप लिख लें। और अब सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन के बाद चलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन पर, और उसका भी डेरिवेशन कैसे होगा, उसी के फिजिकल सिग्निफिकेंस से। तो हमारी तो हेडिंग पड़ी हुई है, हम इसी में कर देंगे। इधर का रफ कर लेते हैं तब तक। तो डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होगा, थर्ड इक्वेशन के फिजिकल सिग्निफिकेंस से। और थर्ड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्या बताता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। ठीक, तो वहीं से शुरू करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, क्योंकि वही थर्ड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है।
तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज क्या है? इक्वल टू माइनस डी फाई एम बाई डी टी, ये है। वेयर, या पहले हम लोग लैंग्वेज ही लिख लें, थोड़ा सा आसान रहेगा, सम्मानपूर्वक किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो अच्छा लगेगा। ये भी सही है बट थोड़ा सा अच्छे से लिखें। क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, हिंदी में ना बोलते इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई एम। माइनस साइन क्या दिखाता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है, वो इंड्यूस्ड करंट उसी करंट का अपोज करती है जिससे वो प्रोड्यूस, यानी मेन करंट का ही अपोज करती है। ये माइनस साइन दिखाता है, ठीक। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, जो कि ई से दिखाते हैं, ये हो जाएगा माइनस डी फाई एम बाई डी टी। अब यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन बहुत नहीं लिखना है कि नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, बट आना तो चाहिए, पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो मेन करंट का अपोज करती है। तो मैंने आपको बताया है कि ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बताया हुआ है। आज उसी का सहारा लेंगे, क्योंकि हमने इसीलिए एक लेक्चर ही बना दिया आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए। एक लेक्चर ही आपका हमने बना दिया, किसके लिए? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो आज उस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई क्या होता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल। ये कैसे होता है मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है, जब बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था। एक बार रिमाइंड करा दूं, ईएमएफ क्या होता है? सेल सहित पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज को एक राउंड घुमाने में जो वर्क डन होता है उसे बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। यानी ये कुछ पोटेंशियल जैसा है, क्योंकि पोटेंशियल भी क्या होता है? वर्क अपान चार्ज। यूनिट चार्ज को अगर Q इक्वल टू 1 कर ले तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? वर्क डन के इक्वल। तो हम क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे सर्किट में 1 राउंड मूव कराने में जो वर्क डन होता है दैट इज ईएमएफ। तो वर्क डन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डी के लिए, डीएल के लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर डीएल है तो वर्क डन क्या हुआ? एफ डॉट डीएल। तो पूरे क्लोज्ड राउंड के लिए सेल सहित जो सर्किट बन रहा है, ये क्लोज्ड इंटीग्रल एफ डॉट डी एल, ये वर्क डन है। तो ईएमएफ क्या हुआ? इस वर्क डन को क्यू से डिवाइड कर दो, और जब आप क्यू से डिवाइड करोगे तो ये पूरे का अपान क्यू होगा। फिर क्यू चूँकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेट नहीं होगा, तो एफ अपान क्यू हो जाएगा और डी एल। और क्या एफ अपान क्यू आपका ई नहीं होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एफ अपान क्यू। तो इस तरह से ईएमएफ क्या हुआ? ई डॉट डी एल। वैसे आप उस लेक्चर के डिटेल में जब जाएंगे, जो पहला लेक्चर है या दूसरा लेक्चर है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसमें हमने ये बताया हुआ है। ये ईएमएफ हो गया। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है वो तो आज भी बताया है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाई एम है, अभी लिखा भी था हमने, दैट इज सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। तो दोनों ही इक्वेशंस लिखते हैं, मैग्नेटिक इक्वेशंस यहाँ यूज कर लें, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला भी और ईएमएफ वाला भी।
यूजिंग 2 and 3 in 1, क्या हो जाएगा भैया? ईएमएफ की जगह पे क्या लिखोगे? इट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल दिस इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाइम क्या है? सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। अब ये डी बाई डी टी को हम इनसाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन किस में है? सरफेस में है, डिफ्रेंसिएशन टाइम में है। लेकिन जब अंदर ले जाएंगे तो अंदर ले जाने में क्या होगा? डेल हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल जब हो गए तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है। तो इसको क्या लिखोगे? और इट बिकम्स क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल दिस इक्वल टू माइनस टाइम्स सरफेस इंटीग्रल डेल वी बाई डेल टी डॉट डी एस। ये इक्वेशन 4। अब फिर वही पुरानी बात कि थर्ड इक्वेशन लाना है, यानी आंसर हमको पहले से पता है, तो क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा। मैथ की तरह आंसर देख के क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। तो आंसर क्या है? कर्ल बी इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। शायद तभी हमने यहाँ डेल बी बाई डेल टी लिखा, क्योंकि हमको आंसर पता था। लेकिन यहाँ कर्ल नहीं है, तो कर्ल कब आएगा? इधर सरफेस है, इधर लाइन है। हम चाहें तो इसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, और तभी हमको कर्ल भी मिल जाएगा। क्योंकि जब लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? कर्ल मिल जाएगा। तो अप्लाइंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम, अप्लाइंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम हम लोग अप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? ये जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ये सरफेस में चेंज हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तुरंत ही क्या मिल गया हमको? कर्ल ई डॉट डी एस। ओके, तो आपका लाइन कर्ल सरफेस में चेंज हुआ और कर्ल भी मिल गया। दो पर्पज आपके सॉल्व हो गए। बस अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो दोनों के LHS सेम है, RHS अपने आप सेम हो जाएंगे। फिर हमारा मनमांछित फल प्राप्त हो जाएगा, मतलब मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, तो कंपेयरिंग 4 and 5, क्या हो जाएगा भैया? सरफेस इंटीग्रल कर्ल ई डॉट डी एस, ये किस में चेंज हो जाएगा? इसमें, माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि इसका सरफेस इंटीग्रल इसके सरफेस इंटीग्रल के इक्वल है, तो कर्ल इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। लेकिन मैथ के अकॉर्डिंग रॉन्ग होगा, तो हमको नियम से चलना है। ठीक, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसको इधर ले आते हैं सम्मानपूर्वक। तो ये सरफेस इंटीग्रल कर्ल ई डॉट डी एस, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस दिस इक्वल टू 0। और बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं?
सरफेस इंटीग्रल कर्ल ई प्लस डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस इक्वल टू 0 भाई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। तो दोनों फंक्शन को हमने साथ लिख दिया। फिर वही बात, क्या वही बात कि अगर इस फंक्शन का, किस फंक्शन का, कर्ल ई प्लस डेल बी बाई डेल टी, इसका इंटीग्रेशन 0 है तो ये तभी 0 होगा कब, जब ये फंक्शन खुद ही 0 होगा। ठीक, डिफ्रेंसिएशन 0 तो फंक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन तभी 0 होगा जब फंक्शन ही 0 होगा। तो ये क्या बताएगा कि जो कर्ल ई प्लस डेल बी बाई डेल टी है यही 0 हो जाएगा। और फिर ये क्या इम्प्लाई करता है कि कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। लीजिए फिर से आपको बधाई हो, क्योंकि यही है आपका एक मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन। दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। ओके, तो आज मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों का डेरिवेशन हो चुका। आपको बहुत बहुत बधाई। आज की सभा यहीं पे समाप्त। अब फोर्थ के लिए हम लोग अलग लेक्चर लेके चलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।